नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7वें ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे। साथ ही वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ सम्मेलन में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस दौरान बातचीत हुई है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कार्रवाई करने के भारत के प्रस्ताव को चीन ने ये कहकर ब्लॉक कर दिया था कि मुंबई आतंकवादी हमलों के सरगना ज़कीउर रहमान लखवी के बारे में भारत के दस्तावेज पूरे नहीं हैं। साथ ही पीओके में चीन के जरिए आर्थिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, उस मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई है। क्या मायने हैं दोनों नेताओं के बीच इस बातचीत के, और साथ ही ब्रिक्स सम्मेलन में किस तरह के और मुद्दे उठेंगे, ब्रिक्स बैंक से किस तरह की उम्मीद है, ये पूरा समूह किस तरह से पूरी दुनिया में राजनीति में अर्थव्यवस्था में एक बड़े पावर ग्रुप के तौर पर उभर रहा है, सब कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के जरिए। मेरे साथ एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती हैं, जो कि सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। इसके अलावा राजदूत कई देशों में रह चुके हैं। प्रोफेसर अलका आचार्य हैं, डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज। वरिष्ठ पत्रकार राजेश सुंदरम हैं, और साथ ही डॉक्टर नफीस अहमद भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ ऊफा से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी सीधे जुड़ गए हैं। सबसे पहले अखिलेश, अगर आप मुझे सुन सकते हैं और आप ही से मैं शुरुआत कर सकूं, तो सबसे पहले हमें बताइए कि आज का कार्यक्रम क्या रहेगा। ब्रिक्स का खासकर जो सम्मेलन है 2 दिनों तक चलने वाला है, खास कार्यक्रम किस पर नजर रखी जाए? देखिए अरफा, कार्यक्रम तो सुबह से ही शुरू हो गया है। 12 बजे राष्ट्रपति पुतिन ने लोगों का स्वागत किया, और उसके बाद से एक के बाद एक कई मीटिंगें हुई हैं, जिसमें कि कुछ में सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं और इंटरप्रेटर बैठे हैं, और ऐसी मीटिंगें हुई जिसमें विदेश सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अन्य डेलीगेशन मंत्री जेटली, सारे डेलीगेशन के लोग बैठे। स्ट्रक्चर्ड मीटिंग हुई है। इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, जो जितने इन ब्रिक्स देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या सरकारों के प्रमुख हैं, उन लोगों ने अपने अपने बयान दिए हैं। तो एक तरह से समझें कि ब्रिक्स का अभी समापन समारोह होने वाला है थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद ब्रिक्स के सारे नेता मिलेंगे उन देशों के अध्यक्षों या शासनाध्यक्षों से जिन्हें आमंत्रित किया गया है, जो ब्रिक्स सीधे सदस्य नहीं है, लेकिन जिन्हें बुलाया गया है, जो ब्रिक्स देशों के आसपास के हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। नवाज शरीफ साहब आए हैं, तो वो भी मिलेंगे सारे ब्रिक्स नेताओं के साथ। तो इस तरह आज ब्रिक्स का समापन हो जाएगा। कल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन होना है, जिसमें पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो अस्थायी सदस्य हैं और ऑब्जर्वर सदस्य हैं, वो लोग रहेंगे। वो लोग अपना वक्तव्य भी रखेंगे। उसके बाद उसमें भी कुछ इनवाइटेड सदस्य हैं, वो उन लोगों के साथ उनकी बैठक होगी, और बाद में एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होंगे। जी अरफा। जी अखिलेश, हमें मालूम है कि आपको किसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए जाना है, कवरेज के लिए, तो आपसे एक और सवाल पूछ लेती हूँ, फिर मैं पैनलिस्ट की तरफ जाऊंगी कि खासकर जिस मुलाकात का जिक्र हो रहा है दोनों नेताओं के बीच, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बीच 2 महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें उठाए गए हैं। इसको लेकर वहां कैसी प्रतिक्रिया है? निश्चित तौर पे अरफा, शाम से ही यहाँ काफी सरगर्मी शुरू हो गई, जब राष्ट्रपति पुतिन से पहले नरेंद्र मोदी ने 1.5 घंटे की मुलाकात की। एक तरह कहें तो यह एक रिकॉर्ड हुआ, किसी नेता के साथ उनकी इतनी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हुई। दोनों मुलाकातों के बाद जो बातें सामने आई, उसमें एक खास मुद्दा जो यह था, आतंकवाद के मामले पे चीन का रवैया। व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत का कोई मतभेद नहीं है, चाहे वो आतंकवाद का मामला हो या आर्थिक सहयोग का मामला हो, लेकिन चीन के साथ यह मामला उठा। और जो मुंबई आतंकी हमलों के जो मुख्य सरगना है लखवी, उनके गिरफ्तारी के मामले में जो संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आया था भारत के समर्थन से, उस में जो चीन ने सहमति व्यक्त की, उसका मामला भी उठा। और जब हमने विदेश सचिव से पूछा कि ये क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि ये मामला थोड़ा क्लिष्ट पे और भी बातें होंगी। जी। और आज अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हो रहा था, वो वक्तव्य दे रहे थे इंडिया के सामने। उस वक्तव्य में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही आतंकवाद से कहा और किया, और उन्होंने साफ साफ 2 बातें कही। एक बात तो यह कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों से हमें बचना चाहिए, और दूसरा यह
आतंकवाद को किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करना चाहिए। तो ये ठीक है दोनों अखिलेश बातें जी, चीन बहुत की बहुत तरफ शुक्रिया इंगित थी। आपका। फिर आपसे बातचीत करेंगे, यहाँ पैनलिस्ट की तरफ रुख करते हैं। राजेश सुंदरम, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह का जिक्र हो रहा है भारतीय मीडिया में, तो उसकी खूब चर्चा हो रही है कि सख्ती से बात हुई और भारत ने अपनी बातों से अवगत कराया, लेकिन चीनी मीडिया ने पूरी तरीके से गोल कर दिया इस बात को कि भारतीय प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक कॉरिडोर से लेकर और लखवी तक की कोई भी बात कही है। चाइना को अगर आप देखें तो उनमें उनकी जो परेशानियां वो अलग हैं। अगर आप देखें कि पूरी दुनिया की जब नजरें ग्रीस पे लगी हुई हैं, चाइना की खुद इकोनॉमिक जो टर्मोइल है वहां चल रही है, बहुत बहादुरी से वो उसका फेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उनकी स्टॉक मार्केट्स में जो गिरावट आई है उसको वो लोग संभाल लेंगे। कई उन्होंने कदम भी उठाए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उस पर उनकी ज्यादा नजर है। और इस तरह से जो नए व्यवस्था बन रही, जैसे कि ब्रिक्स बैंक या जो दूसरी चीजें हैं, उसकी तरफ उनका ज्यादा तवज्जो है, बजाय इसके कि वो इन चीजों पे ध्यान दे जिस चीज पे भारतीय मीडिया अपना ज्यादा रुख बनाए हुए हैं। लेकिन राजेश, ये बताइए कि भारत की जो अपनी चिंताएं हैं, अपनी कंसर्न्स हैं, जाहिर है वो चीनी नेताओं के साथ जरूर उसको कहेंगे, लेकिन क्या चीन को वाकई ये मालूम नहीं है कि भारत इससे कितना चिंतित होगा? एक विवादित क्षेत्र में जिसे भारत अपना मानता है, पाकिस्तान का भी क्लेम है, उस सब के बावजूद उस जगह में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, $40 अरब के कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, अपने आप में काफी ऐतिहासिक होगा। और इसके अलावा जिस तरह से बिल्कुल एक तरह से चिढ़ाने का काम भारत को किया है मुंबई हमले का मुख्य आरोपी लखवी, उसके ऊपर अगर भारत कदम चाहता था वो भी चीन ने रोक दिया। ऐसे में कैसे उम्मीद करें हम कि बायलैटरल द्विपक्षीय संबंध बहुत बेहतर होंगे इन तमाम बातों के बावजूद? इसमें ये तो पूरी तरह से डिप्लोमेसी है। इसमें कुछ क्विड प्रो कोज हैं जो आगे के लिए उन्होंने रखी हुई हैं अपने पास। कुछ ऐसे चाल चलते हैं जिसको कि वो पीछे बाद में हटा सकते हैं। लेकिन क्लियरली मेरे ख्याल से जहां तक दोनों देशों का सवाल है, जो आर्थिक मुद्दे हैं उस पर दोनों जो नेता हैं वो आगे बढ़ना चाहेंगे। बाकी के जो मुद्दे हैं वो तो एक साथ चलाएंगे जरूर, लेकिन वो मेरे ख्याल से एक बार्गेनिंग पॉइंट्स होंगी जो आगे चल के शायद उसको वो पीछे करके इसके साथ पूरी तरह से फोर्सफुली आगे बढ़ेंगे। क्योंकि चाइना और भारत दोनों को इस वक्त जो आर्थिक जो स्थिति है उसको मजबूत करने पर ज्यादा जोर। आप कह रहे हैं राजनीति भी चलती रहेगी और आर्थिक मुद्दों पर एक साथ भी चलते रहेंगे। प्रोफेसर आचार्य, आप किस तरह से देखती हैं इस बात को, दोनों मुद्दों को उठाया जाना जिससे भारत वाकई काफी अनकंफर्टेबल है पिछले दिनों में, और 5 मुलाकातें एक साल में चीनी नेता से हो चुकी हैं पीएम मोदी की। एक तरफ ये महत्व और दूसरी तरफ इस तरह की बातें। 2 बातें हैं इधर पर। एक तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में ये 5वीं जैसे मुलाकात है, उसमें दोनों का एक पर्सनल इक्वेशन बन रहा है और उसमें अनौपचारिक रूप से जो बातें उठाई जा सकती हैं उसका एक चलन अब शुरू हुआ है। तो जाहिर है कि मोदी जी जो भी भारत की चिंताएं हैं वो एक अनौपचारिक स्तर पर खुलकर बात करेंगे। और जैसे कि अखबारों में आ रहा है कि तमाम बातें जो कि चीन और भारत के बीच में मतभेद की हों चाहे समान हितों की हों, सब उठ के आई हैं। दूसरी तरफ से ये जो भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है उसमें हमें साफ साफ समझ लेना चाहिए कि चीन का जो पड़ला है वो पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ है। चीन के लिए पाकिस्तान का एक जो जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है या पाकिस्तान की अहमियत कह लीजिए उनके सामरिक परिप्रेक्ष्य में, उसके चलते, और दूसरा कि जो विवादित मुद्दा है उस पर उनकी जो रुख है, उनका रुख वो ये है कि जब भारत और पाकिस्तान आपस में सुलह कर लेंगे इस बात को लेके, तब हम इस मामले को फिर से दोबारा उठा जा सकता है। तो उनका स्टैंड एक तरह से कंसिस्टेंट है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम भारत के पक्ष में हैं या पाकिस्तान के पक्ष में हैं, कि जो हालांकि उनका रुख पाकिस्तान की तरफ है ये तो साफ है, लेकिन जो विवादित क्षेत्र है उसको वो बाद में दोबारा खोलेंगे। अब जब तक के वो भारत और पाकिस्तान के बीच में सुलह नहीं हो जाती है तब तक के चीन तो वही करेगा जो उसके हित में है। जी, और लेकिन कई बार ये भारत की कीमत पर भी संबंध बन रहे हैं, जिस तरह के संबंध चीन और पाकिस्तान के बन रहे हैं। बल्कि विदेश नीति में देखा जाए अगर, तो चीन के बिल्कुल इम्प्रिंट्स पाकिस्तानी या फॉरेन पॉलिसी पर नजर आ रहे हैं, बल्कि लग रहा है कि काफी हद तक प्रभावित लग रहा है पाकिस्तान अब। नहीं, मेरा मानना ये नहीं है कि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो भारत के, मतलब अगर कॉरिडोर बनाने की बात नहीं, वो देखिए वही मैं कहने की, अगर आप देखें भारत और चीन के रिश्ते,
पिछले दशक डेढ़ दशक में जिस हद से बढ़े हैं, जितनी भारत और चीन के बीच में समझौते हुए हैं, वो कहीं ज्यादा है पाकिस्तान से लेके। आर्थिक जो रिश्ते हैं वो सबसे ज्यादा हैं। सामरिक रूप से और सुरक्षा की जो एक दो मुद्दे हैं, उनको हमें कूटनीतिक स्तर पर और एक तरह से ये जो डायलॉग है इसको निरंतर चलाए रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान के लिए अब चीन एक बहुत महत्वपूर्ण पावर है और चीन के लिए पाकिस्तान एक बहुत जरूरी अंग है उनके सामरिक परिप्रेक्ष्य में। और हमें ये समझ लेना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हर चीज जो वो कर रहे हैं वो केवल भारत के हिसाब से हो। बिल्कुल। अमृता चक्रवर्ती, आप इसको किस तरह से देखते हैं? हालांकि बातचीत बहुपक्षीय है, समूह में बातचीत होती है, लेकिन ज्यादातर जो है वो बायलैटरल द्विपक्षीय जो मुद्दे हैं वो हावी हो जाते हैं, जिसका डर हमेशा रहता है और हालांकि एक मौके के तौर पर भी लिया जाता है। किस तरह से आप देखते हैं भारत और चीन के रिश्तों को, जिसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक तीसरा कोण बना रहा है? देखिए, चीन तो पाकिस्तान के साथ जो उनका जो रिश्ता है, जो संबंध उनके हैं, उसका एक क्लियर डायरेक्शन जो हमें दिखता है कि भाई इंडिया के साथ क्योंकि पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं है, इसलिए चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ये जो पॉलिटिकल है। अगर आप इकोनॉमिक देखें तो इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह जो बना रहे हैं वो सेपरेट मुद्दा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर बने, मान लीजिए पाकिस्तान और इंडिया में एक समझौता हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो उस इकोनॉमिक कॉरिडोर का हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ये जो जैसे पीओके में वो बना रहे हैं, जिसका हमने विरोध किया है, हमने बोला कि आपको नहीं करना चाहिए, वो कह रहे कि नहीं, ये तो कमर्शियल बात है, इसमें हम कोई पोजीशन नहीं ले रहे हैं कि ये डिस्प्यूटेड है। उसी तरह से हमने भी उनको कहा है, जब साउथ चाइना सी में उनके क्लेम्स हैं और हमने हमारी ऑयल एक्सप्लोरेशन वहाँ वियतनाम के साथ समझौता है, वो कहते नहीं ये हमारे विवादित एरिया में है साउथ चाइना सी में, तो हमने भी उनको यही जवाब दिया कि ये तो कमर्शियल है, हम भी कोई पोजीशन नहीं ले रहे हैं कि ये आपका है या वियतनाम का है। तो इस तरह की बातें होती रहेंगी। इकोनॉमिक और कमर्शियल जो काम है वो चलता रहेगा, क्योंकि जैसे हमारे जो भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड है वो कई ज्यादा है पाकिस्तान के, पर सामरिक साइड में ऑफ कोर्स उनका जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटेंशंस है वो पाकिस्तान के साथ है, और उसका एक अलग मतलब पहलू है उसके इंडिया के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के रिश्ते खराब है। चाइना अपने आप को बड़ा एक ग्रेट पावर बनने का मतलब उन्होंने तो ऐलान कर दिया है उनके, अगर आप व्हाइट पेपर देखें, इतिहास भी भूल नहीं सकते हम किस तरह से कश्मीर का एक हिस्सा दिया गया, वो सब भी याद है। सो उनका ऑलरेडी ये डिफेंस व्हाइट पेपर में कहा गया है कि चाइना आगे क्या चाहता है, अपने क्या स्टेटस चाहता है, वो पढ़ने लायक है वो डिफेंस पेपर। बिल्कुल। डॉक्टर नफीस अहमद, ये बताइए कि जिस तरह से चर्चा इस बात पर हो रही है कि पूरे जो भारत और चीन का रिश्ता है उसमें पाकिस्तान किस तरह से एक नया कोण बनाता है, पहली बात तो ये बताइए कि क्या वाकई वो रियलिज्म का दौर आ चुका है अब डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसमें कहीं ना कहीं जो सामरिक मुद्दे हैं, मिलिट्री के जो अफेयर्स हैं उनको अलग रखा जाए और इकोनॉमी जो है वो हावी रहे, इकोनॉमिक जो रिश्ते हैं वो लगातार बढ़ते रहें, राजनीतिक मुद्दे चाहे उसी जगह बने रहें? आपका बड़ा मुनासिब सवाल है। इसमें मेरे दो सबमिशंस हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कोल्ड वार के बाद हम एक नई तरह की फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को देख रहे हैं, जिसमें जो प्रायोरिटी दी गई है, जो कॉन्टूर्स हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के आज के दौर में, उनमें इकोनॉमिक एजेंडा जो है उसको प्राइमेसी दी गई है, और ये इकोनॉमिक्स ही है जो हर चीज़ को रेगुलेट कर रही है। और जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि मैं जियो स्ट्रैटेजिकली तो नहीं यहाँ पे कहूँगा, बल्कि ये है कि जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ हैं उन प्रायोरिटीज़ में इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे ज़्यादा है सेंट्रल एशिया है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो सिल्क रूट की बात चाइना ने की है उससे भी हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, अगर हम देखें कि ब्रिक्स बैंक को जैसे कि अब शुरू किया गया है $100 बिलियन के साथ में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है ब्रिक्स बैंक के बारे में कि 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बी एन एशियन सेंचुरी।
और इस एशियन सेंचुरी को जब हम कहते हैं कि ये 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी होगी, तो हम इकोनॉमिक्स इंपेरेटिव्स की बात करते हैं। और इकोनॉमिक इंपेरेटिव्स में हम ये चाहते हैं कि हम भी अपने एशियन कंट्रीज भी एक इकोनॉमिक मॉडल लेकर के आए जो कि अगेंस्ट हो वेस्ट के, नॉट इन द सेंस ऑफ जियो स्ट्रेटेजिकली अगेंस्ट हो, बल्कि जो एक न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है दैट मस्ट बी रेगुलेटेड बाय एशियन कंट्रीज। इसी तरह जब 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस को इजाद किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, जिनको आज हम वर्ल्ड बैंक और IMF के नाम से जानते हैं, उसी के लिए कि एशियन इकोनॉमीज को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको गैल्वेनाइज करने के लिए हम ब्रिक्स बैंक्स जैसे इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और मैं ब्रिक्स को एक एक्सटेंशन देखता हूं सार्क नेशंस की तरह। जिस तरीके से सार्क को, साउथ एशिया को हम एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, हम एक इंटीग्रेशन की तरफ चल रहे हैं। अगर हम ये फिजिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि साहब क्या यूरोपियनाइज कर सकते हैं हम, हालांकि ग्रीस जैसे जो है वो इरिटेंट्स भी वहां पर यूरोप में है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि ब्रिक्स भी एक अच्छा मॉडल होने जा रहा है। मेरी अपनी ये समझ कहती है। और जो मॉडल उन्होंने, इकोनॉमिक मॉडल जो चाइना ने पेश किया है, उसके दो डायमेंशंस हैं, दो पैराडाइम्स हैं। पहला पैराडाइम तो ये है कि वो एक सिल्क रूट की बात करते हैं जो कि कभी एंशिएंट पीरियड में था, उसको रिवाइव करने की बात करते हैं। और एक दूसरा मैरीटाइम रूट की वो बात करते हैं जो कि वो कुआलालंपुर से शुरू होकर के कलकत्ता आता है और कलकत्ता से होते हुए नैरोबी और इंडियन ओशन को होता हुआ सब जगह वो घेरता है। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि आज एक न्यूट्रलिटी का दौर है। आज हम ये देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया के पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है दैट इज कॉलिंग द शॉट्स इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। डिप्लोमेसी में हम पॉलिसी ऑफ इंगेजमेंट को प्रेफरेंस देते हैं, न कि किसी दूसरी चीज को। और डिप्लोमेसी में हमेशा पॉसिबिलिटीज की बात की जाती है, पोटेंशियलिटीज की बात की जाती है, उसमें इंगेजमेंट की बात की जाती है, एडजस्टमेंट की बात की जाती है। राजेश सुंदरम, ये बताइए कि यहीं से पॉइंट उठाती हूँ जो डॉक्टर नफीस कह रहे हैं कि किस तरह से खासकर ऐसे दौर में जबकि हमारे सामने ग्रीस भी हो रहा है, जहां लोग ये कह रहे हैं कि जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं पूरी दुनिया के, उनकी हेजुमनी को जो है चैलेंज किया जा रहा है ग्रीस जैसे देशों की वजह से, उनके जरिए, और दूसरे देश भी ऐसे हैं कई जो इसे फॉलो कर सकते हैं। ऐसे में शायद दुनिया में ब्रिक्स को लेकर ब्रिक्स की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा हुई है। शायद पिछली जो मुलाकातें हैं वो इतनी अहम ना हो जितनी ये 7वीं है। जी हाँ, यूरो जोन में अगर आप देखें जिस तरह से ग्रीस के साथ हुआ है, और बाकी जो IMF या वर्ल्ड बैंक की जो बेल आउट जो एक शब्द होता है, उसकी जो कंडीशनैलिटीज इस तरह से होती हैं कि लगभग जो अपनी जो एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लगभग एक देश को बैठता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो ब्रिक्स का जो बैंक है जिसकी $100 बिलियन की अभी एक जो कॉर्पस सेटअप किया हुआ है, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। खास तौर पे जो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज आ रही हैं, अगर आगे चल के इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और अगर इनके लिए भी अगर कुछ आर्थिक कुछ जिस तरह से ग्रीस में हुआ है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से वर्ल्ड बैंक IMF के हटकर एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट की तरफ अगर आप देखें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और ये जो देश हैं, जो ब्रिक्स के देश हैं, इन्होंने काफी इसकी तरफ कदम उठाए हैं और काफी कम वक्त में इसको सेटअप किया है। और इसकी एक अब ये भी जो कामत साहब हैं उन्होंने कहा है कि 2016 तक इसका जो पहला लोन है वो भी डिसबर्स हो जाएगा। तो काफी इसमें काफी काम हुआ है और उससे काफी उम्मीदें भी हैं। जी प्रोफेसर आचार्य, आप बताइए कि ब्रिक्स के खासकर बैंक को लेकर बार बार चर्चा हो रही है, लेकिन इसके अलावा क्या ऐसी चीजें हैं, क्या राजनीतिक तौर पर भी एक समूह इस तरह की तैयारी कर रहा है कि वेस्ट के खिलाफ खड़ा होने की कोई कोशिश या इस तरह के कोई आसार आपको नजर आते हैं आर्थिक एक पूरी अव्यवस्था के अलावा? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इन सभी देशों में से कोई एक होगा जो कि ये जो सारी इनकी जो कवायद है बैंक को लेके कि उसको इस दिशा में ले जाए कि एक राजनीतिक चुनौती के रूप में वो अपने आप को प्रकट करे। इस समय जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन सब के जो आर्थिक और राजनीतिक और कुछ सामरिक भी रिश्ते पश्चिमी देशों के साथ बहुत गाढ़े हैं।
चीन और अमेरिका का ही आप देख लीजिए, आर्थिक रिश्ता तो बहुत ही मजबूत है। सबसे ज्यादा ट्रेड फिगर। लेकिन राजनीतिक तौर पे तो रूस और चीन दोनों ही धुर विरोधी हैं। वो तो अब उन्होंने दोनों ने आपस में कम से कम इतना तो उनके रिश्तों की एक परिपक्वता देखिए कि वो आड़े नहीं आने देते हैं जो चुनौतियां हैं या जो सामरिक समस्याएं हैं। हालांकि एक तरह से जो कोशिश की जा रही है उसको एक ऐसा प्रोजेक्शन देने का कि बस अब वो दोनों एक दूसरे के समक्ष खड़े हो चुके हैं। साउथ चाइना सीज में उनके बहुत तनाव हो चुका है और किसी भी मोमेंट में वो भड़क सकता है। तो मैं ये नहीं समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रिक्स बैंक जो है अपने आप में उस बात को बहुत अच्छी तरह से एक कार्यान्वित कर रहा है कि अब जो आर्थिक व्यवस्था अभी तक थी वो आज के जो 21वीं सदी की बात कर रहे हैं और एशिया सेंचुरी की बात कर रहे हैं और जो एशिया में जो उभरती हुई आर्थिक शक्तियां हैं उसके बिल्कुल अनुकूल है। इनके अनुकूल नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे जो एशियन कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज खासकर हैं, उनको बहुत समस्याएं हो रही थी वर्ल्ड बैंक IMF से डील करने में। तो ब्रिक्स जो था वो एक कोशिश ये थी कि डेवलपिंग कंट्रीज और एशियन कंट्रीज मिलकर एक ऐसी संस्था का आयोजन करें जिससे उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी तरह से मिलें। तो एक ये अभी लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, लेकिन इसमें एक कोई राजनीतिक चुनौती लेकिन आप नहीं देखती हैं, लेकिन एक विजन है। हाँ। और एक विजन वो है कि हमें उस दिशा में जाना है जहां जो ये विश्व जो व्यवस्था है आर्थिक राजनीतिक उसको हमको बदलना। तो क्या ये जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनसे एक आजाद होने की भी की एक कोशिश हो सकती है? वो तो है, वो तो सीधी वही बात है। लेकिन इसको अगर हम ये आगे बढ़ते बढ़ते एक राजनीतिक चुनौती भी बनेगी, चुनौती भी बनेगी। और कहीं ना कहीं वेस्ट में जिस तरह की आप मीडिया में जो आर्टिकल छप रहे हैं उनमें आशंका साफ नजर आ रही है ना। वो तो थोड़े से तो घबराए हुए हैं। और जब अमेरिका ने मना किया वो बैंक ज्वाइन करने का AIIB, तो उससे ही पता चला कि वेस्टर्न कंट्रीज में कितनी खलबली मची हुई है। अम्बेडकर चक्रवर्ती, एक दूसरा ब्लॉक जो बन गया है, जिसे कहा जाता है कि रशिया चाइना ब्लॉक है, इसमें अब भारत की जो है एंट्री हो रही है। उस एंट्री को भारत और पाकिस्तान दोनों साथ में दाखिल होंगे SCO में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी अगर आप पूरा ग्लोबल सिनारियो देखें तो संतुलन बदल रहा है। अब एशियन सेंचुरी की बात हुई है, इसका मतलब यही है कि एशिया में जो उभरते हुए देश हैं उसमें सबसे चीन तो आगे है ही। रशिया इज ऑल्सो एक ग्रेट पावर थे एक जमाने में जब सोवियत यूनियन था, अब भी है कुछ हद तक। और इंडिया जिसका मतलब इकोनॉमी भी बढ़ रहा है। और तो इसमें ये तो शक नहीं है कि एशियन नेशंस उभर रहे हैं, पर इसमें ये हमें भूलना नहीं चाहिए जापान जो सबसे पहले दूसरा इकोनॉमी था अब तीसरा हो गया है चाइना से पीछे, वो है। और उसके साथ अमेरिका के सामरिक मतलब ट्रीटीज है पोस्ट वर्ल्ड वॉर के। तो इस तरह से इंडिया और पाकिस्तान को SCO में लेना मैं तो देखता हूं कि ये फायदा हो सकता है सबको। एक तो एक थर्ड कंट्री फोरम में बायलैटरल इश्यूज को शायद उतना महत्व ना मिले, इसलिए जो सेंट्रल एशिया रशिया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हैं जिसकी हम बात करते हैं, ट्रेडिंग कॉरिडोर की है, टापी पाइपलाइन है, शायद ये बन जाए, उसमें सबको फायदा है। हालांकि राजदूत जो हैं, पूर्व राजदूत कई इस कार्यक्रम पे भी ये कह के गए हैं कि दरअसल भारत और पाकिस्तान के एक साथ दाखिल होने से कहीं ना कहीं जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं इस पूरे समूह में एक इरिटेंट का काम करेंगे। नहीं, वो तो खैर क्योंकि बाकी लोग होंगे ना, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें इरिटेंट हो सकता है। क्योंकि अगर सार्क का एग्जाम्पल देख लीजिए आप, सार्क में तो हुआ है, पर वहां पे चीन और रशिया भी है, तो मेरे ख्याल में वहां पे बड़े देश हैं और भी देश हैं, सेंट्रल एशियन देश हैं, वो कहेंगे कि भाई ये आपका अपना मुद्दा है, आप जाके बायलैटरली बात करें, उसको सुलझाएं, और हमारे यहाँ हम दूसरी चीज की बात करेंगे। पाकिस्तान कोशिश तो जरूर करेगा कि वहां पे भी कश्मीर का मुद्दा उठाए, क्योंकि उसका तो आइडिया यही है कि जहां भी मौका लगे वहां पे कश्मीर का मुद्दा उठाए। पर मुझे नहीं लगता उनको इतना ट्रैक्शन मिलेगा वहां, क्योंकि बाकी जो देश हैं वो कहेंगे कि भाई
ये फोरम जो है किसी और चीज के लिए बना। बिल्कुल। डॉक्टर नफीस, एक ऐसा दौर आ रहा है जहां एक साथ भारत, अमेरिका और जापान के साथ भी हाथ मिला रहा है, तो दूसरी तरफ चाइना और रशिया के साथ भी नजर आ रहा है। ऐसे दौर में कहीं ना कहीं चर्चा इस बात पर हो रही है कि रशिया और चाइना एक सुपर पावर का नेक्सस बन रहे हैं। इस बात से आप कितना सहमत हैं और क्या भारत उतना नजदीक उनके देखा जा रहा है जितना होना चाहिए अगर ये सुपर पावर का नेक्सस नजर आ रहे हैं? देखिए मैम, इसमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। जहां तक इंडिया का सवाल है, ये नेक्सस हम भी देख रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि इकोनॉमिक प्रायोरिटीज जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आज के दौर में। और जहां तक जियो स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिकल डायमेंशंस की बात है, तो मैं सबसे पहले ये चीज देखता हूं कि कोल्ड वार के बाद में आज इंडिया बहुत ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। वो इसलिए कि सेंट्रल एशिया में भी इंडिया जैसे कंट्री की जरूरत है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी है, जितना बड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरीके से हम हर तरह से एक्सेसिबल हैं पूरी दुनिया के लिए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं वो उतना नहीं है। और जहां तक सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया और इस नेक्सस की बात है, कोई भी आदमी पूरे जियो स्ट्रैटेजिक वर्ल्ड में अगर ग्लोबल गैमेट को देखा जाए तो वो ये नहीं चाहेगा कि साहब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वापस मॉस्को की तरफ लौटें, या आप इसे दूसरे अंदाज में देख सकते हैं कि कोई भी ये नहीं अमेरिका ये नहीं चाहता साउथ एशिया में कि बीजिंग को ज्यादा प्राइमेसी दी जाए। तो लिहाजा आज रशिया भी और यूएस भी दोनों सपोर्ट करते हैं इंडिया को कि इंडिया को प्रॉप अप किया जाए, ताकि वो यहां पर एक अच्छी और बेहतर एक स्टेबल डेमोक्रेसी होने के साथ साथ एक वायबल इकोनॉमिक पावर भी बने यहां पर। तो इसलिए अगर कोई नेक्सस बनता भी है इस तरह का जैसे कि आप फरमा रही हैं, तो मैं नहीं सोचता कि इस तरह के किसी नेक्सस से लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में इंडिया जैसे मुल्क को आज कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया नफीस अहमद। आपका कार्यक्रम यहाँ पर खत्म करना होगा। राजेश सुंदरम आपका शुक्रिया, प्रोफेसर आचार्य और साथ ही एम्बेसडर चक्रवर्ती। तो साफ तौर पर जिस तरह से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की विदेश नीति की जो दिशा है उसमें उम्मीदें ही उम्मीदें हैं, अफसर ही अफसर नजर आ रहे हैं। अब फर्क इस बात का है कि आखिर दिशा हम क्या तय करते हैं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।